जैसे वर्षा पड़ रही थी ना वैसे पढ़ोगे ना तो खराब नहीं लगेगा, लेकिन नीचे देखोगे तो कोई हर्जा नहीं, साइड में देखोगे तो अभी कुछ लोग जुड़े। हमारी वो ऐसे नहीं करते हैं। अभी थोड़ा 8-10 मिनट के बाद ये जुड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग जुड़ चुके हैं हमसे, और हम लोग थोड़ी देर वेट करते हैं कि कुछ और लोग जुड़े तो फिर हम ग्लोबल माओरी संवाद जाने अपनों को के कार्यक्रम के ये दूसरे एपिसोड की शुरुआत करेंगे। और आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और साथ में शेयर भी करते रहें। आज हमारे साथ बड़े ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और उनके बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन पहले भी दिया जा चुका है, उनके बैनर्स ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुके हैं, और मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग जुड़ भी रहे हैं। तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। 12:02 हुआ है, और हमारे जो गेस्ट हैं श्री उमा शंकर जी, वो हमारे बीच में 5 से 6 मिनट में उपस्थित होंगे। तो हम उनके साथ रूबरू उनके साथ चर्चा परिचर्चा संवाद हम लोग करते हैं, और उनका मार्गदर्शन अपने समाज को मिलना चाहिए। तो आप तो दोस्तों, आप जल्दी से जुड़िए, और अपने जो बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, हमारे दो ख़ास मेहमान उमा शंकर जी जो डीसीपी हैं नॉर्थ आउटर नॉर्थ दिल्ली के, वो हमारे साथ आज रूबरू होंगे। और हमारे साथ अजीत जी जुड़ने वाले थे, लेकिन कुछ आकस्मिक कारणों से वो अभी आज जुड़ने में असमर्थ हैं। तो उनको भी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर लेकर के आएंगे। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जुड़ भी चुके हैं, और मैं वेट करता हूँ कि और आप लोगों का जो प्यार और जो प्यार आपने हमें पहले एपिसोड में दिया है, उससे हम लोग काफ़ी मोटिवेटेड हैं, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का प्यार और आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। हम अपने लोगों से जुड़ते रहेंगे, और हम आपके साथ चर्चा परिचर्चा पर करते भी रहेंगे। तो दोस्तों चलिए, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे तमाम दर्शक, हमारे तमाम स्वजाति बंधु दोस्तों, आपको हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत आभार, जो आप अपना समय, कीमती समय देकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ग्लोबल माओरी संवाद के अंतर्गत जो हम खास मेहमान को लेकर के आते हैं अपने चैनल पे, उससे हम आपकी रूबरू कराते रहते हैं। तो इसी क्रम में आज हमारा ये दूसरा एपिसोड है, और आपने भरपूर प्यार दिया था हमें पहले एपिसोड में, जिसमें हमने डॉक्टर पूनम भदानी जी और भारती कुमारी जी हमारी गेस्ट थी। उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमारा मार्गदर्शन दिया था, समाज को किस तरीके से आगे लेके जाना है, कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में उन्होंने काफ़ी सारी रोचक जानकारियाँ भी दी थी, स्वास्थ्य के बारे में, जंक फूड के बारे में, और लोगों ने बहुत सराहना भी किया था, बहुत सराहा भी था इस प्रोग्राम को। तो उम्मीद करता हूँ कि यह भी प्रोग्राम काफ़ी रोचक और इंटरेस्टिंग होने वाला है, और दर्शक अभी काफ़ी संख्या में जुड़ भी चुके हैं। तो मैं कृष्ण मुरारी प्रसाद नोएडा से
और हमारी सहयोगी वर्षा जी जो भी टाटा जमशेदपुर में है, वहाँ से आप सबों का तहे दिल से हम अभिनंदन करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। और थोड़ी देर में हमारे गेस्ट जो उमा शंकर जी हैं, डीसीपी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस डिपार्टमेंट में आउटर दिल्ली में वो पोस्टेड हैं, उनको हम लेके आएंगे एज ए गेस्ट और उनसे हम इस परिचर्चा, इस संवाद, इस साक्षात्कार का आगाज़ करेंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा वर्षा जी से कि वर्षा जी हमारे गेस्ट के बारे में, उनके बारे में कुछ जानकारी अपने दर्शकों को दें। वर्षा जी। जी बिल्कुल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे बीच आने वाले हैं उमा शंकर जी। उमा शंकर जी हमारे समाज के बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं, हमारे समाज के हैं वो, और हमें बहुत गर्व है कि वो आज हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। तो उनके बारे में मैं बता दूं कि वे हिसुआ के मूल निवासी हैं और अभी फिलहाल दिल्ली में हैं, डीसीपी आउटर नॉर्थ दिल्ली में कार्य कर रहे हैं एज एडिशनल डीसीपी। इसके पहले वे इग्नू में कंसल्टेंट भी रह चुके हैं और बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस के तहत बिहार में सब रजिस्ट्रार भी रहे हैं। इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए और सेरामिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। इनकी कुछ उपलब्धियों के बारे में अगर मैं बताऊं तो इन्हें होम मिनिस्टर नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है फॉर एक्सेलेंस इन इन्वेस्टिगेशन। जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप एग्जाम भी इन्होंने क्लियर किया था और 2 बार 2009 और 2010 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी इनका चयन हुआ है। बीपीएससी भी इन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है। इनकी उपलब्धियों के बारे में मैं क्या ही बताऊं आपको। इनका ननिहाल नवादा है और ससुराल पटना है और इन्हें कुकिंग और फोटोग्राफी का काफी शौक है। तो अब मैं कृष्णा जी से अनुरोध करूंगी कि उन्हें अगर काफी संख्या में लोग जुड़ भी चुके हैं तो मैं अनुरोध करूंगी कि उन्हें सामने लेकर आए ताकि उनके बारे में हमारे दर्शक और भी जान सके हमारे सवालों के माध्यम से, और कुछ सवाल जो दर्शकों के मन में भी हों वे भी उनको कन्वे किया जा सके सो दैट वो दर्शकों का भी सवाल का जवाब दे सके। बिल्कुल वर्षा जी, तो अभी कुछ चंद मिनट में ही हम जुड़ने वाले हैं। उनका मैसेज मेरे पास आया है कि वो अभी जल्दी जुड़ेंगे। तो हमें दर्शकों से अनुरोध है कि जो जहाँ भी हैं और उनके मन में अगर कुछ सवाल है तो वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि हम उनसे सवाल कर सकें। और लोगों से अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इसकी जो जानकारी है, इसकी जो मार्गदर्शन है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। तो ग्लोबल मौरी संवाद जाने अपनों का ये कार्यक्रम ही एक सामाजिक कार्यक्रम है जिसमें हमारे समाज के वैसे लोगों को सामने लेकर के आते हैं जो अपने कार्य क्षेत्र में जुड़े रहते हैं और लगे रहते हैं, बट उनको जानने समझने लोग उनको कम ही जानते हैं। तो हमारे साथ ये जुड़ चुके हैं उमा शंकर जी और मैं उनको स्क्रीन पर ले करके आता हूँ। तो हमारे साथ दिल्ली आउटर के श्री उमा शंकर जी जो एडिशनल डीसीपी हैं हमारे स्क्रीन पे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपना वीडियो ऑन करें। और दर्शकों आप हमें ज़रूर बताएं कि हमारी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है और आप बिल्कुल क्लियर कट हमें सुन पा रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा। सर आप हमें सुन पा रहे हैं? तो उमा शंकर जी स्क्रीन पे आ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हमने आपको बताया कि
एडिशनल डीसीपी दिल्ली आउटर में ये पोस्टेड हैं और दिल्ली से ही हैं। आपके बारे में, उमा शंकर जी के बारे में अभी वर्षा जी ने काफ़ी डिटेल में बातें करी हैं और दर्शकों को पता भी चल गया है, काफ़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। तो उमा शंकर जी का आप सभी जो भी दर्शक इन्हें सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनका स्वागत करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो बहुत बहुत स्वागत है उमा शंकर जी आपका इस ग्लोबल मोहरी संवाद जाने अपनों के कार्यक्रम में। और ये दूसरा एपिसोड हम लोग कर रहे हैं। पहले एपिसोड की काफ़ी सराहना भी हुई, काफ़ी सफलता भी मिली है और इसी से प्रेरित होकर के हम लोगों ने आपको आमंत्रित किया है अपने प्रोग्राम में। तो आपके किए हुए कार्यों से और आपकी मार्गदर्शन से समाज को बहुत ही बड़ा लाभान्वित होने वाला है। तो हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए हम उमा शंकर जी से आग्रह करेंगे कि आप भी अपने विषय में थोड़ा हमें बताएं, दर्शकों को बताएं और फिर हम लोग सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। धन्यवाद कृष्णा जी। सबसे पहले तो आपको पूरी टीम और आप सबको मतलब शुभकामनाएं कि आपने इतनी बड़ी प्लान के बारे में सोचा, जहां मतलब नॉर्मली हम लोग की कम्युनिटी इतना एक्सट्रोवर्ट होकर के कुछ करती नहीं, तो आप इस ढंग के प्लान कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी कम लोग जुड़े हों, जितने लोग जुड़े हैं इससे भी ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ सकते हैं। हमारी कम्युनिटी छोटी है, लेकिन ये एफर्ट सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसे एफर्ट धीरे धीरे बड़े बनते हैं और एक दूसरे को लोग जानते हैं, जानने का मौका मिलता है और फिर सब एक दूसरे को ये चीज़ मोटिवेशनल होता है कि भाई ये लोग यहाँ पे हैं। नॉर्मली क्या होता है दूसरी कम्युनिटी में यही है कि जब आप देखते हैं, आप छोटे बच्चे होते हैं तब से ही आपके दिखते हैं आपके चारों ओर कि अरे वो अमुक के चाचा या हमारे मामा के भाई या ये वो इस पद पे हैं या ऐसा इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो लोग मतलब अपने आप में ही सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं कि हम मैं कुछ कर सकता हूँ, मतलब उनमें ये हीन भावना नहीं आती कि यार क्या होगा और कैसे होगा। तो इस ढंग की चीज़ें जब आपने करी है तो इसका एक फ़ायदा ये होगा कि ठीक है हम दूर से ही जुड़े हैं, हो सकता है कि हम मतलब बहुत क्लोज रिलेशन में नहीं हो, बट मोहरी कम्युनिटी इतनी बड़ी भी नहीं है। मतलब मैं तो अक्सर देखता हूँ कि जब आप जोड़ना शुरू करेंगे तो सारी रिश्तेदारी निकल जाती है आसपास में, तो लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जब जुड़ते हैं तो उसका फ़ायदा होता है कि लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे बढ़ें। जब ये जा सकते हैं इस हम्बल बैकग्राउंड से आकर के ऊपर की तरफ, तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ। ये सब एरिया में है, सिर्फ जॉब के एरिया में नहीं है। दिखता है जॉब है, बिजनेस में भी सेम चीज़ है। सारे बिजनेसमैन एक जैसे बड़े नहीं होते, धीरे धीरे समय के साथ छोटा बिजनेस बड़ा में बदल जाता है और बड़ा बहुत बड़े में बदल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हैं। मैं अपने परिचय के बारे में यही बताना चाहूँगा कि मैं हिसुआ से हूँ, हिसुआ नवादा हिसुआ, छोटा सा जो सब लोग नॉर्मली हिसुआ अपने आप में हमारी कम्युनिटी के हिसाब से बड़ा शहर है, तो सब लोग जानते ही हैं। मेरे फादर का नाम वासुदेव राम है, डेथ हो गई उनकी जब मैं 5 साल का ही था तब। मेरे फादर के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। बहुत हम्बल बैकग्राउंड से उन्होंने शुरू किया था, बट अपने 40 साल की लाइफ में वो जो उनका 25 से 40 साल का एज था उसमें उन्होंने बहुत राइज किया और धीरे धीरे हमारे परिवार को एक अच्छे मतलब स्थिति में ला दी। अनफॉर्चुनेटली उनके डेथ के बाद हम लोग थोड़ी इसमें आ गए, लेकिन फिर भी जो उन्होंने दिया था वो आगे फर्दर पास ऑन हुआ और मैं यहाँ तक पहुँचा। तो मैं हिसुआ नवादा से हूँ। मेरा ननिहाल नवादा में है, एक मामा नवादा में रहते हैं, एक गिरिडीह में रहते हैं और तीसरे जो हैं वो पटना में रहते हैं। वो भी रजिस्ट्रार थे और अभी जस्ट 3-4 साल पहले रिटायर किए हैं। और लकीली जब मैं सबसे पहला जो गवर्नमेंट जॉब में आया तो मैं भी रजिस्ट्रार ही बन गया और उसके बाद चेंज किया था। तो मेरे लिए भी बड़ा अच्छा था कि हमारे मामा थे और वो जिस पद पे थे, जिस सर्विस में थे, उसी सर्विस में मेरा सिलेक्शन हो गया। 10वीं तक की पढ़ाई मैंने हिसुआ से ही करी है। 10th के बाद मैं अपने हिसुआ हाई स्कूल का टॉपर था। उसके बाद मेरा एडमिशन पॉलिटेक्निक में हो गया, तो पॉलिटेक्निक करी है। पॉलिटेक्निक में समय लग रहा था, नॉर्मली 3 साल का कोर्स होता है, उसके बाद आप फर्दर आगे जा सकते हैं। तो हुआ कि पॉलिटेक्निक करने के बाद इंजीनियरिंग करनी है, बट लेकिन इंजीनियरिंग जो IMI के थ्रू होता है या इसमें होता है वो पार्लियामेंट्री एजुकेशन पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत पास नहीं है। तो कई बार होता है कि आप यदि आप BA करेंगे उससे तो हो सकता है सिविल सर्विसेज में आप एलिजिबल ना हो। तो मेरे दिमाग में जब 10th क्रॉस किया था उसी समय आ गया था कि सिविल सर्विसेज देनी है। तो जब लेट हो रहा था पॉलिटेक्निक में, उसी समय मैंने ज्वाइन कर लिया। इग्नू का एक प्रोग्राम होता है
यदि आपका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है तब भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो चूँकि मेरा यदि ऐसा देखा जाए तो पॉलिटेक्निक को 12th के बराबर भी माना जाता है। तो वो मैंने उसका सहारा लिया और इग्नू में बीए में जॉइन कर लिया, समय नष्ट ना कर के। फिर इग्नू से बीए किया साइमल्टेनियसली। मैंने बाद में हालाँकि बीटेक परस्यू कर लिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिरामिक, एक संस्था है कलकत्ता में, CGCRI के अंदर है। वहाँ से फिर मैंने फर्दर बीटेक परस्यू किया। तो लेकिन रेगुलर बीटेक नहीं है, जैसे सब जगह होता है, जैसे आप कॉलेजेस में 4 साल गुजारते हैं बीटेक का, वैसा नहीं है। आप सिर्फ एग्जामिनेशन देना होता है वहाँ पे। तो उस सिस्टम से मैंने कर लिया। मीन टाइम मैंने बीए कर लिया और बीए करने के बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, जब उसके बाद बीए हुआ, बीए होते के साथ मैं दिल्ली आ गया, तैयारी करने लगा। मीन टाइम मैं चूँकि पॉलिटेक्निक था और बाद में बीटेक परस्यू कर रहा था, तो टाटा का जो झारसुगुड़ा का प्लांट है, उड़ीसा में एक जगह है झारसुगुड़ा, जहाँ टाटा रिफ्रैक्टरीज का प्लांट है। मैंने सिरामिक इंजीनियरिंग में एक्चुअली पॉलिटेक्निक करी है। उसमें सिरामिक के अंदर रिफ्रैक्टरीज आता है, जो आप ब्लास्ट फर्नेसेस वगैरह देखते हैं, जहाँ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की चीज़ें होती है। उस इंजीनियरिंग से मैं जुड़ा हूँ। तो टाटा का प्लांट में मुझे मौका मिला, बट मैंने फिर छोड़ दिया। मैं वहाँ ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे फर्दर परस्यू करना था सिविल सर्विसेज के लिए। तो मैं दिल्ली आ गया, यहीं पे तैयारी करने लगा। और तैयारी के दौरान मैंने एमए कर लिया। एमए करने के बाद हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से, वो भी मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस में किया है। जैसे बीए मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस में किया है एमए से, वैसे ही एमए मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से किया है। कोई फॉर्मल मैं स्कूल कॉलेज गया नहीं। स्कूल के बाद मैं कभी कॉलेज नहीं गया। जो पॉलिटेक्निक का वो पीरियड है वो है। बीटेक के लिए मैं कोई कॉलेज नहीं गया, ना बीए के लिए गया, फिर फर्दर एम के लिए खुद से पढ़ाई करी। उसके बाद एमए पास करने के बाद मैं जेआरएफ के लिए, नेट और जेआरएफ के लिए लोग भरते हैं, तो मैंने भर दिया, तो मुझे जेआरएफ भी मिल गया। मीन टाइम तैयारी जारी थी। 2-3 अटेम्प्ट नहीं हुए थे, 3 अटेम्प्ट मेरे नहीं हुए थे सिविल सर्विसेज में। लगातार मैं मेंस लिख रहा था, बट मेंस में कई बार 5 नंबर से, एक बार 13 नंबर से चूक गया। 3 बार ऐसे ही हुआ, तो थोड़ा निराश सा हो गया। तो फिर जेआरएफ जब मैं क्वालिफाई किया, उसी समय इग्नू में असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर का टेम्प्रोरी पोस्ट क्रिएट कर करके खाली थी। तो वहाँ पे उस पोस्ट के लिए, ARD के पोस्ट के लिए, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर के पोस्ट के लिए कंसल्टेंट रखा गया कि जब तक ये रेगुलर पोस्ट नहीं भर जाता तो आप देख सकते हैं। तो उस इंटरव्यू में मैं टॉप कर गया और मुझे मौका मिल गया, तो मैं इग्नू ज्वाइन कर लिया। उस असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर के पोस्ट के लिए जो कंसल्टेंट का पोस्ट था, लगभग मैंने 7-8 महीने वहाँ जॉब करे हैं करनाल में। इग्नू का जो रीजनल सेंटर था हरियाणा के लिए, तो वहाँ पे जॉब करा। उसके बाद उसी समय UPPCS में सिलेक्शन हुआ, फिर बाद में BPSC में हो गया। BPSC में मुझे बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस मिल गया, तो मैं फिर रजिस्ट्रार के रूप में बिहार ज्वाइन कर लिया। और बिहार जिस साल ज्वाइन किया उसी साल मुझे सिविल सर्विसेज, जो UPSC की सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसमें मुझे इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस मिला, भारतीय रक्षा संपदा सेवा। लगभग 27 सर्विसेज है। जब आप UPSC का एग्जामिनेशन देते हैं, लोग IAS का एग्जामिनेशन बोलते हैं, बट IAS ही नहीं, उसमें 27 सर्विसेज हैं। 24 सर्विसेज तो रेगुलर तौर पे आती हैं। तो 24 सर्विसेज में से कोई भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे आप इंजीनियरिंग में ऑप्ट करते हैं मेरिट ऑर्डर के हिसाब से, तो वैसे ही सिविल सर्विसेज में मेरिट ऑर्डर के हिसाब से आप ऑप्ट करना होता है। तो मेरा 10th चॉइस था इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस। इतना रैंक नहीं था कि मुझे पहले 9 चॉइस मिल जाए IAS IPS के ढंग से, तो मुझे नहीं मिला था। तो मैंने बिहार में कंटिन्यू किया। नेक्स्ट ईयर मेरा 7th चॉइस था दानिप्स का, वो मुझे मिल गया था। दानिप्स एक पुलिस सर्विस है। आप डायरेक्ट IPS नहीं कर सकते, जैसे IPS होते हैं वैसे एक MHA की 2 सर्विसेज हैं पुलिस सर्विसेज के रूप में। एक तो इंडियन पुलिस सर्विस है, IPS है, दूसरा दानिप्स है। दानिप्स पुलिस सर्विस बेसिक तौर पे इनिशियल दौर में दिल्ली और अंडमान के लिए बनाया गया था। बाद में इसको थोड़ा डेवलप किया गया और इसमें बाकी यूनियन टेरेटरी भी ऐड कर गए। तो पूरे यूनियन टेरेटरी में हम लोग ट्रांसफरेबल हैं, कहीं भी यूनियन टेरेटरी में जा सकते हैं। और बाद में 8 साल की सर्विस के बाद अब कभी भी जैसे सीट खाली होती है आप IPS में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके हिसाब से फिर मेरा अपमुट कैडर हो जाएगा यूनियन टेरेटरी के अतिरिक्त अरुणाचल, गोवा और मिजोरम उसमें ऐड हो जाएगा। और अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर ऐड हो गया। तो अभी तत्काल तो सारे यूनियन टेरेटरी है एक्सेप्ट पांडिचेरी। पांडिचेरी की अलग पुलिस सर्विस है। तो बाद में मैंने इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस छोड़ने का निर्णय लिया कि नहीं, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस में ज्वाइन नहीं करूँगा। और रजिस्ट्रार के बाद मैं दिल्ली आ गया और तब से यहीं कंटिन्यू हूँ। अब तो आगे यही देखा जाएगा।
तो बहुत ही रोचक जानकारी उमा शंकर जी आपने दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, और मन में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो किसी भी लक्ष्य को भेदा जा सकता है, और आपने ये करके दिखाया है। और समाज में आपसे अच्छा कोई उदाहरण हो नहीं सकता है। तो आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है। आप किस तरीके से आपने बिना ग्रेजुएशन किए आपने पॉलिटेक्निक से और फिर एक से एक सीढ़ी को पार करते हुए आपने बीपीएससी को ब्रेक किया, आपने यूपीएससी 2 बार ब्रेक किया, और आप इस मुकाम पे हैं। बहुत गर्व होता है हमारे समाज को जब आप हमारे समाज में इस तरह के लोग होते हैं। देखिए, हमारा मकसद यही है इस प्रोग्राम के माध्यम से कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको भी ये पता चले कि हम किसी भी कंडीशन में हो, हम अपने लक्ष्य को, अपने मुकाम को जरूर हासिल करेंगे अगर हमारे अंदर विल पावर और इच्छा शक्ति होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उमा शंकर जी, आपने बहुत ही रोचक जानकारी दी और हमारे दर्शकों को, हमारे समाज को, हमारी कम्युनिटी को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। मैं आपसे कुछ कुछ प्रश्न हैं जो आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, और दिल्ली जैसे जगह में जो कैपिटल सिटी है, काफ़ी सेंसिटिव सिटी माना जाता है, वैसे एरिया को आप कवर करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, वो भी दिल्ली जैसे कैपिटल सिटी के लिए, एक अहम जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। किस तरीके से इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप निभाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अकेला माइक ऑन है कि नहीं करता, कोई अकेला एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। एक टीम स्पिरिट होती है। मैं ऑलवेज मैं पॉपुलर हूँ अपनी टीम में, मतलब जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होती है मैं बहुत पॉपुलर रहता हूँ, क्योंकि ऑलवेज मैंने टीम स्पिरिट के साथ काम करना सीखा है। तो मेरी सारी टीम एक साथ काम करती है। जहाँ भी मैं ज्वाइन करता हूँ कोशिश करता हूँ कि टीम स्पिरिट बन जाए। अनावश्यक, जैसे नॉर्मली पुलिस में कंसेप्ट होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा कड़ाई डिसिप्लिन के साथ, मतलब सज़ा देने वाला डिसिप्लिन नहीं, डिसिप्लिन पॉजिटिव वे में रखा जाए तो एक टीम आसानी से बन जाती है। यदि कोई गलत करता है तो उसे तुरंत सज़ा दिया जाए, उसे तुरंत हटाया जाए, और जो अच्छा करता है उसको परस्यू किया जाए। सबको एक नज़रिए से न देख करके, यदि कोई गलत है तो उसको हटाओ, और जो अच्छा कर रहा है उसको मतलब ऊपर लाओ। तो क्या होता है कि आप सरकारी सेवा में किसी को प्रमोट तो नहीं कर सकते, न एक्स्ट्रा वेतन दे सकते हैं, बस आप उसको सिर्फ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो जो भी आपके टीम में ऐसे बंदे हैं उनको रिकॉग्नाइज कीजिए, उनको सामने लाइए और टीम स्पिरिट के साथ काम कीजिए, तो चीज़ें सामने आ जाती है, अच्छे तरीके से होती है। ऑलवेज मेरी पोस्टिंग लगभग इनिशियल जो ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग से ही नॉर्मली एक इमेज बनी मेरी कि बहुत अच्छा ऑफिसर है। एक मैंने बेस्ट में एफर्ट किया था कि मतलब पब्लिक के साथ मिल करके, और मैंने सिर्फ अंडर ट्रेनिंग जब था तो 2 महीने में 5000 सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे लोगों से कह के। अपना दिल्ली पुलिस का एक पैसा खर्च नहीं हुआ, किसी गवर्नमेंट एजेंसी का एक पैसा खर्च नहीं हुआ, लोगों से मिल करके मीटिंग ले करके, जो हमारे RWA थे, MWA थे, उन सब ने मिल करके कर दिया और लगभग 5000 कैमरे लगा दिए। तो एक बड़ा बेटर इमेज बना। उसके बाद में जब मेरी ट्रैफिक में पोस्टिंग हुई तो जो सबसे प्रेस्टिजियस होता है ट्रैफिक में, ACP ट्रैफिक नई दिल्ली, मोस्ट हैक्टिक भी होता है, क्योंकि आपको पर्सनल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है वहाँ। सुबह से शाम तक कभी PM का मूवमेंट, कभी प्रेसिडेंट का मूवमेंट, कभी किसी VIP का मूवमेंट, बाहर के नेशन से लोग आते हैं। आपको सारा ट्रैफिक मैनेजमेंट करना पड़ता है, पब्लिक को तकलीफ कम से कम हो और VIP का मूवमेंट भी बना रहे। तो मुझे ACP ट्रैफिक नई दिल्ली दिया गया। उसके बाद मैं ACP दिल्ली कैंट रहा। दिल्ली कैंट भी इक्वली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है दिल्ली के हिसाब से, क्योंकि आर्मी का बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है और एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी है, तो वहाँ भी रूट बना रहता है ऑलवेज, सारे VIP मूवमेंट होते हैं। इसके बाद मुझे ACP चाणक्यपुरी के लिए ऑफर आया था, बट मैंने रिक्वेस्ट किया कि लगातार 4 साल से मैं हैक्टिक पोस्टिंग पे हूँ, तो मुझे 5 महीने के लिए ACP ऑपरेशन बेस्ड लगाया गया, जो मेरा सबसे कूलिंग पीरियड था। आराम से मैंने काम करा उसमें, तो थोड़ा सा फैमिली को समय दे पाया ज़्यादा बेहतर। उसके बाद फिर ACP कोतवाली लगाया गया, जो दिल्ली का मतलब समझ लीजिए कि बिज़नेस हब है, बिज़नेस कैपिटल है। बहुत सोच समझ के वहाँ पे ऑफिसर्स को लगाया जाता है, क्योंकि इतना डेलिकेट होता है वहाँ पे। कोई मतलब आप आराम से, कोई ज़्यादा क्राइम नहीं होता, बट आपने प्रिवेंटिव एक्शन छोड़ा तो बड़ी से बड़ी रॉबरी हो सकती है, बड़ी से बड़ी घटना हो सकती है। तो बहुत सोच समझ के लगाया जाता है, तो मुझे ACP कोतवाली लगाया गया और उसके बाद फिर मैं एडिशनल DCP हूँ यहाँ पे। तो हो जाता है सब कुछ। बेहतर है एक टीम स्पिरिट के साथ काम करने पे चीज़ें अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। जी बिल्कुल। तो आपके लिए मुझे बस एक दो लाइन याद आ रही है, आगाज तो कर, अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगा।
तो आपने कड़ी मेहनत से अपने इस मुकाम पर पहुंचा है। तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है कि आप, क्योंकि मोहरी कम्युनिटी में काफी कम लोग हैं इस फील्ड में, तो आपको कभी ऐसा लगा कि मतलब आपको अपने पूरे करियर में कभी कोई परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि आप मोहरी कम्युनिटी से हैं, और हमारे कम्युनिटी के और भी जो यंगस्टर्स हैं आज, उनको आप किस तरह से मार्गदर्शन देना चाहेंगे जो कि आपके प्रोफेशन को फॉलो करना चाहते हैं? दो चीज़ें बोलूँगा निसंदेह, जो भी मैं पहले डिस्कस कर रहा था कि आप जब दूसरी कम्युनिटी को देखते हैं, तो हाँ, आपके आस-पास में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो पहले से अच्छी सर्विसेज़ में हैं, बेटर पोज़ीशन पे हैं। जैसे मैं सिविल सर्विस में हूँ, तो हो सकता है कि जी। दूसरे कम्युनिटी के कुछ ऑफ़िसर्स हों या जो भी लोग हों या एस्पायरेंट भी हों, तो उनसे रिलेटेड लोग कोई ऊपर के पद पे हों, उनको गाइड कर देते हों, उनको मदद मिल जाती हो थोड़ी बहुत। ये होता है, ऑलवेज़ होता है, इसमें इंडियन कल्चर है, जहाँ पे सोसाइटी का बहुत बड़ा महत्व है और हम सोशल वैल्यूज़ के साथ जीते हैं। तो निसंदेह है, इसका लाभ भी मिलता है, लोगों को सिर्फ़ गाइड ही कर देने से ही बहुत लाभ मिल जाता है, होता है। बट यही है कि जब आप बेहतर काम करते हैं, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करना शुरू करते हैं। जैसे आप अपने जूनियर्स को करते हैं, सीनियर्स भी आपको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। तो ख़ासकर दिल्ली जैसी जगह है, यहाँ पे तो मेरिट का बहुत ज़्यादा पूछ है। मतलब मेरिट ही सब कुछ है यहाँ पे। देखा जाए तो 90% या 95% मेरिट ही है। 3-4-5% किसी और ढंग का पोस्ट आपको मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, तो मतलब लगभग आई थिंक जो सबसे प्रेस्टिजियस पोस्ट है वो लगातार मुझे मिलता रहा, क्योंकि लगातार काम करने की वजह से। तो यही है, जो हाँ। हमारे दोस्त हैं, जो हमारे जो भी लोग हैं, मैं तो यही सदैव करूँगा कि मतलब मेहनत करें। जैसे सिविल सर्विसेज़ में जी। आने की बात है, बिल्कुल। तो मैं बताता हूँ, जब इंजीनियरिंग कर ली, घर में था, इसको बहुत छोटी सी जगह है, 4-5 साल हो गए थे, तो माँ पे बहुत प्रेशर होता था कि अरे क्या कर रहा है आपका बेटा, तो कुछ कर ही नहीं रहा है, इंजीनियरिंग कर लिया तब भी छोड़ दिया, ऐसे ही लगता है घूमता रहता है, देखो कोई तरीका है, इंजीनियरिंग कर लिया तो उसको जॉब करना चाहिए था, इसका लड़का देखिए वहाँ पहुँच गया, इसका लड़का वहाँ पहुँच गया। तो माँ कहती थी कई बार कि क्यों कर रहा है ऐसा, क्यों नहीं नौकरी कर लेता है, मेरी भी इच्छा है कि नौकरी कर लो, शादी हो जाएगा, बाल बच्चे हो जाएंगे, और क्या चाहिए लाइफ में। तो ऑलवेज माँ को मैं बोला करता था कि माँ देखो, सबसे बड़ी बात है कि जिया तो किसी भी ढंग से जा सकता है, यदि हम कुछ भी नहीं करते, यदि बिज़नेस भी कर लेते तो क्या बुरा था? तो बुरा तो था नहीं, लाइफ़ में जी सकते हैं। बट हमने जो अपने अपने सब लोग अपना जीने का तरीका एक सोचता है, जब बचपन से बड़ा होता रहता है, जो ग्रोइंग एज होता है, 14 से 20 साल का फेज़ होता है कि भई मुझे कैसे जीना है फर्दर लाइफ़ में। एज़ ए बिज़नेसमैन जीना है, और बड़ा बिज़नेसमैन बनना है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, कोई सिविल सर्विसेज़ में जाना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उस फेज़ में होता है। तो वैसे मैंने सपना देखा है कि जो है बीइंग सिविल सर्वेंट मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ। तो मुझे मौका दो, हो सकता है कि पास हो भी, नहीं पास हो। जब नहीं कुछ होगा तो 30 साल के बाद क्या करेंगे? तब तो फिर बिज़नेस करना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक नहीं कुछ होता, तब तक कोशिश करते हैं। यही सीख मैं सबको देना चाहूँगा कि आप मेहनत करो, जी। कुछ भी नहीं है ऐसा बिल्कुल, चीज़ जो पाया बिल्कुल। नहीं जा सकता। थोड़ा-सा मेहनत करने समय वालों की कभी हार नहीं होती। तो कृष्णा जी, मैं हाँ, तो इन आपके इन शब्दों से हमारे यूथ डेफिनेटली बहुत मोटिवेट होंगे। और तो इसी कड़ी में आपसे दूसरा सवाल मैं करना चाहूंगी कि निश्चित ही पुलिस डिपार्टमेंट का वर्क प्रेशर तो सब जानते हैं काफी होता है, जैसा आप बता रहे हैं कि फैमिली लाइफ में बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते थे फैमिली के लिए। तो आप इस वर्क प्रेशर को किस तरह से हैंडल करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं अपने वर्क लाइफ बैलेंस को, क्या करते हैं अपना वर्क, अपना प्रेशर को थोड़ा रिलीज करने के लिए वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह से मेंटेन करते हैं? निस्संदेह टफ है, मतलब खास करके जब आप लोकल पुलिस, दिल्ली जैसे बड़े शहर में लोकल पुलिस या ट्रैफिक में होते हैं, तो वक्त तो बहुत कम मिलता है। ईमानदारी यही है कि फैमिली को जितना समय देना चाहिए मैं नहीं दे पाता, क्योंकि जैसे घर भी होते हैं तो 100% घर में नहीं होते। फ़ोन चलता रहता है, मैसेजेस आते रहते हैं, कमांड रूम को बताना पड़ता है, कहीं कुछ हो रहा होता है तो कंट्रोल रूम बताता रहता है कि सर ये हाँ ये चल रहा है, वहाँ चल रहा है, या इस ढंग के क्राइम हुए, अब क्या करना है, गाइड कीजिए फर्दर के नीचे कि लोग क्या करेंगे, तो इस ढंग के बिजी होता है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ शुरू से कि मतलब जो भी समय मिल सके, जैसे एसीपी ट्रैफिक नई दिल्ली था, तो अब रूट के बीच में भी जो समय है, तो कई बार क्या होता है जब बच्चों की छुट्टियाँ होती है, नहीं स्कूल क्लासेस नहीं है, तो उनको बुला लिया, उनके साथ बैठ के किसी जगह पे खाना खा लिया, उनके साथ समय बिता लिया, यही तरीका होता है, और तो कोई तरीका है नहीं।
कि जो वर्किंग आवर में जो भी समय मिल रहा है उसके बाकी वो समय फैमिलीज़ को दिया जाए, वो इधर-उधर ना दे करके फैमिली में यदि आप डिफरेंट में मतलब व्यतीत करते हैं, तो ये फ़ायदा होता है कि आपका प्रेशर जो है थोड़ा-सा रिलीज़ हो जाता है। यही तरीका फ़ॉलो करना पड़ता जी, काफ़ी अच्छी बातें बताएँ। हाँ, अब हम समझ सकते हैं कि आपने आपकी इंटरेक्शन चल रही थी कई दिनों से और आपने अपना कीमती समय दिया दिल्ली जैसे कैपिटल सिटी में रहते हुए और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हुए ग्लोबल मौर्य संवाद को समय देना। ये मैं फिर से आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और निश्चित रूप से हमारे समाज के जितने भी यंगस्टर हैं खास करके वो आपसे प्रेरणा ले सकते हैं। आपको एज ए मार्गदर्शक आपको मार्गदर्शन समझते हुए मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो इसी क्रम में मेरा अगला सवाल है कि कुछ इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कुछ ऐसे लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस अगर हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो। आप म्यूट हैं उमा शंकर जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सॉरी। हाँ, मैंने अभी जस्ट शेयर किया जैसे कि अब इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब लग गया तो हुआ कि जॉब छोड़ना अपने आप में बहुत टिपिकल काम होता है। मतलब आप इतनी हमारी सोसाइटी में जिस ढंग का है कि आप जॉब छोड़ नहीं सकती इतना आसानी से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो समय-समय पे हुआ और लाइफ में तो कई बार बहुत नेगेटिव चेंजेज़ आए, पॉजिटिव चेंजेज़ आए। जैसे तैयारी के दौरान ही मतलब जब मैं 2008 का एग्ज़ामिनेशन दे रहा था सिविल सर्विसेज़ का, अनफॉर्चुनेटली उसी समय एग्ज़ामिनेशन के बीच में ही मेरी मदर की डेथ हो गई थी जब मैं मेंस एग्ज़ामिनेशन दे रहा था। बट लक यही था कि बस होना था तो आगे फर्दर होता चला गया। हाँ, बहुत बढ़िया। तो नहीं तो यही बोलते हैं ना, जहाँ पे दृढ़ इच्छा शक्ति हो वहाँ पे मतलब किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर किया जा सकता है। और बहुत सारे हमारे स्वजाति बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं 2 4 10 कमेंट आपको पढ़ के सुनाऊँ। बहुत सारे लोगों ने आपका स्वागत किया है। जय माँ मथुरासनी कह रहे हैं, जय माँ मथुरासनी सभी को। और कुछ समाज के लोगों को हमेशा मार्गदर्शन करें, ये प्रदीप कुमार जी कह रहे हैं। हिमांशु भदानी कह रहे हैं, एक सुझाव ग्लोबल मौर्य संवाद जाने अपनों को। अगर आपको केबीसी देखना हो तो आप अमिताभ बच्चन साहब को देखना पसंद करेंगे। उसी प्रकार ग्लोबल मौर्य संवाद में मैं होस्ट विक्की जी और हिमांशु जी को देखना पसंद करेंगे। बिल्कुल हिमांशु जी, आपका आगे चल कर के इस प्रोग्राम में वो लोग भी होस्ट करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारे टीम में जो भी लोग हैं वो बारी बारी से आएँ और होस्ट करें, एंकर बने और लोगों के साथ इंटरेक्शन करें। मुन्ना जी लिख रहे हैं समाज हित में किए जा रहे प्रयास के लिए ग्लोबल मौर्य संवाद की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना जी, आपके इस एप्रिसिएशन और मोटिवेशन के कारण ही आज ग्लोबल मौर्य संवाद के इस कार्यक्रम में इतने अधिक संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, प्रोग्राम को सराहा भी रहे हैं। और हमेशा आप लोगों के सुझाव और मोटिवेशन से ही हम लोगों को एक अलग तरह का एनर्जी, एक अलग तरह का ऊर्जा हमें मिलता है और हम कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। हमारा एक ही मकसद है, हमारा समाज आगे बढ़े, हमारे समाज में जितने भी यंगस्टर हैं, युवा हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको एक सही मार्गदर्शन मिले और जो इस मुकाम को हासिल कर चुके हैं हम चाहते हैं कि उनके द्वारा मार्गदर्शन दिया जाए। तो उन्हें ये समझ में आएगा कि किस तरह से चैलेंजेस को वो लोग पार करके आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। लोग इनके पीछे का कठिन परिश्रम को समझें, उनके अथक प्रयास को समझें और तब आगे बढ़ने की सोचें। मंजिल कोई भी हो हासिल होती ही है और कोई भी सपना अगर आप लेके चलते हैं और पूरी शिद्दत के साथ लगते हैं तो ज़रूर आप सफल होंगे, ऐसा उमा शंकर जी का मानना है। और उन्होंने अपने उदाहरण से, अपने एग्जाम्पल से उन्होंने बताया भी है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए, बहुत सारे लोगों का है, अगर मैं सबका कमेंट लूँगा तो काफ़ी समय भी चला जाएगा। उमा आनंद भारती माथुर जी लिख रहे हैं, उमा शंकर जी मौर्य समाज के जो भी बच्चे यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कुछ एडवाइस दे प्लीज़। तो उन्होंने एडवाइस ऑलरेडी अपने इंटरव्यू में दिया है, आगे भी देंगे।
महेंद्र प्रसाद जी लिख रहे हैं, इट इज़ कमेंडेबल टू नोट दैट इन स्पाइट ऑफ हिज फादर डिमाइज उमा शंकर जी कंटिन्यूसली पुट हिज एफर्ट विदाउट एनी मोटिवेटर। आई विश हिम ऑल द सक्सेस। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। निश्चित रूप से उमा शंकर जी ने जो अथक प्रयास और मेहनत की है उसी का फल है कि आज हमारे बीच में है। तो बहुत सारे हमारे कमेंट आ रहे हैं, हम ये कमेंट बाद में भी ले लेंगे। मेरा सर आपसे अगला सवाल है कि हमारा समाज आने वाले समय में कैसा परिवर्तित होता हुआ दिखता है और हमारे समाज में खासकर युवाओं के लिए क्या संदेश है? दोनों चीजें हैं जो इन्होंने कमेंट किया है कि यूपीएससी के लिए क्या करना चाहिए। मैं बाकी मतलब थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव में बता सकता हूँ, क्योंकि अभी तो यूपीएससी की तैयारी के लिए इस प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी बातें एक साथ बताना मतलब बहुत आसान नहीं है। बट यदि कुछ यूथ सुन रहे हैं तो नॉर्मल है कि जैसे देखिए आप यदि आप यूपीएससी करना चाहते हैं, यदि आप एक्टिव हो गए अपने 12th से या 12th के बाद भी मतलब कोई ग्रेजुएशन कर रहा है उस समय या ग्रेजुएशन के बाद भी, तो जो सबसे बेसिक चीज़ है कि आप आँख कान नाक खुला रखिए कि आपके बाहर के इन्वायरमेंट में जो हो रहा है, बाहर का इन्वायरमेंट मीन्स जो भी बाहर चीज़ें चल रही हैं किसी भी पर्सपेक्टिव में, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में क्या चल रहा है, इंडियन पर्सपेक्टिव में क्या चल रहा है, साइंस के पर्सपेक्टिव में क्या चल रहा है, यदि आप सुनते हैं, अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ करके उनके आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो आपको बहुत मदद मिलती है। बुक के लिए है कि सब बुक बहुत लंबी बुक हो जाएगी, लेकिन जो नॉर्मल जीएस के लिए होता है एनसीईआरटी की बुक भी यदि कोई पढ़ ले और प्रत्येक बुक सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं या कोई गाइड आ गया है उसका पढ़ना पड़ता है। वो मतलब प्रत्येक रिजिम में चेंज होता है, जैसे 2 या 3 या 4 साल बाद जो सिलेबस चेंज होता है उसके हिसाब से बुक्स बदल जाते हैं। कई बार कोई बुक बहुत पॉपुलर होता है, 2 या 3 साल बाद उसकी पॉपुलैरिटी घट जाती है। तो इस प्लेटफॉर्म पर यदि मैं कोई सजेशन दे दूंगा तो वो ठीक नहीं होगा कि अमुक बुक पढ़िए। लेकिन हाँ, यदि बैकग्राउंड के लिए है, मैं ये सबको सजेशन दूंगा किसी भी एज ग्रुप पे, चाहे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जामिनेशन का, अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ना, जनरल नॉलेज की अच्छी बातें। आप तो यूट्यूब के इतने सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हो गए हैं, लोग उनसे ले सकते हैं। आजकल ऑनलाइन पढ़ाने का बहुत अच्छा सिस्टम हो गया है, यूट्यूब के थ्रू या ऐप के थ्रू उनकी मदद ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मल है कि कम से कम आपको एक न्यूज़पेपर लगातार नज़र रखनी चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनके बेसिक्स मतलब सब कुछ चीज़ों बेसिक तौर पर समझना पड़ेगा, तो वो मदद करती है। दूसरी बात कि मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे सीनियर्स हैं, मैं यही मतलब रिक्वेस्ट करूँगा सब लोगों से कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये सोचने के लिए ज़रूरी नहीं कि जॉब के लिए पढ़ाया जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे, आप मतलब मैं इस सर्विसेज में हूँ, अभी मेरी सैलरी 96,000 के आसपास है, वो ज़्यादा नहीं है। और वो सारे एनपीएस वगैरह सब कुछ कट जाने के बाद, इनकम टैक्स कट जाने के बाद कभी बार हाथ में 70,000 के आसपास ही पैसे आते हैं, जबकि एक बिजनेस में देखेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है। तो इसलिए कभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि जॉब के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ा जाए। पढ़ने का पर्सपेक्टिव ये है कि सभी गार्जियन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, और पढ़ाने का पर्सपेक्टिव जॉब नहीं हो, पढ़ाने का पर्सपेक्टिव ये हो कि उनका मतलब जो ब्रॉडर है, उनका जो विजन है वो ब्रॉडर हो, उनकी सोचने की क्षमता बड़ी हो, वो साइंटिफिक टेम्पर के साथ किसी चीज़ को सोच सकें। बिजनेस में यदि वो उसके बाद पढ़ने के बाद वो बिजनेस में जाना चाहते हैं, उनको मदद कीजिए। कभी इस बात के लिए डिमोटिवेट मत कीजिए कि अरे मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया किस लिए, बिजनेस में आने के लिए। यदि बिजनेस भी आना होता तो मैं तुम्हें शुरू से ही अपनी दुकान में लगा दिया होता। नहीं, आप विश्वास करेंगे, जब मैं एसीपी कोतवाली ज्वाइन किया तो दिल्ली के बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ पे हैं कोतवाली के इलाके में, जो लाल किला का चांदनी चौक का इलाका है। आई थिंक दिल्ली के बड़े सबसे पुराने जो रईस बिजनेसमैन हैं सब लगभग उधर के ही हैं, उसके आसपास का जो एरिया है वो बिजनेस हब है। और विश्वास करेंगे, दिल्ली के सबसे अच्छे स्कूल से पढ़े लोग हैं वहाँ पे, और सारे बिजनेस करते हैं और खुश हैं। कोई मॉडर्न स्कूल से पढ़ा है, कोई संस्कृति से पढ़ा है, मतलब जो भी दिल्ली के टॉप मोस्ट स्कूल है उनके पढ़े हुए बिजनेसमैन है वहाँ पे, सारे बिजनेसमैन हैं और सारे पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे, इतने अच्छे स्कूल से पढ़े लिखे। उनको कोई हीन भावना नहीं है कि वो मतलब इतना पढ़ने लिखने के बाद बिजनेस क्यों कर रहे हैं। अच्छा, उनके लाइफ स्टाइल अब क्या होता है, आप देखो, सबसे बड़े तो हमारी सोसाइटी है हमसे बहुत प्रभावित होती है हमारे जॉब से, ये इसलिए नहीं कि मतलब जॉब से, ये उनका लाइफ स्टाइल। यार देखो, गाड़ी मेंटेन कर रहा है, घर देखो कितना साफ सुथरा है, इसमें मतलब रहने का सहने का स्टाइल।
ये सारी चीज़ें होती हैं जो अट्रैक्ट करती हैं लोगों को। विश्वास करें, मतलब ये तो सिर्फ सोच है यार। जब आपकी सैलरी से मतलब नहीं है, आप जब जॉब में आते हैं अपने आप को सिस्टमेटिक कर लेते हैं, आपके खर्चे लिमिट होते हैं और आप वो सारी चीज़ें इंस्पायर होते हैं बाकी चीज़ों से देख करके, तो वो सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती है। जैसे गाड़ी है, लोगों को गाड़ी बड़ी चीज़ लगती है, बिजनेस में ज़रूरत ही नहीं महसूस होती, लोग नहीं लेते। लेकिन जॉब के लिए आपको रोज़ आना जाना होता है ऑफिस, तो आप लेते हैं। बड़े शहर में लोगों को बिजनेस के लिए लंबी दूरी तक जाना आना पड़ता है, लोग गाड़ी लेते हैं। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो समाज को लगता है कि अरे मतलब जॉब है तो ये सारी चीज़ें हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस में भी सारी चीज़ें हो सकती है। तो पढ़ने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ जॉब नहीं हो, पढ़ने का उद्देश्य हो कि हम बिल्कुल अपने बच्चों को वाइडर थिंकिंग दें। एक तो पहला सजेशन कि बच्चों को पढ़ाएं। दूसरा चीज़ जो है, एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है अपने हिसुआ जैसे छोटे शहर पे, जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक पढ़ रहा है, साथ में आप दुकान में बिठा लेते हैं। दुकान में बिठाना कोई बड़ी बात नहीं, मतलब बुरी बात नहीं कि आप दुकान में बिठाते हैं, कुछ बिजनेस सीख लेता है। लेकिन होता क्या है कि दुकान में बिठाते हैं और वो सेल्स करने लगता है, यानी गल्ला उसके हाथ लग जाता है, कुछ पैसे आ जाते हैं। जब कुछ पैसे आ जाते हैं ना बच्चों के पास, तो जो उनकी आवश्यकता होती है वो पूरी हो जाती है। तो जब आवश्यकता उनकी पूरी हो जाती है तो फिर वो फर्दर क्यों सोचेंगे कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि निसंदेह उनको बिजनेस में इन्वॉल्व कीजिए, लेकिन एटलीस्ट 10th तक नहीं, 10वीं या 12वीं तक अपने बच्चों को एकदम से बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं कीजिए। यदि आपको लगता है कि मेरा बेटा 1 या 2 घंटे आ जाए या कुछ चीज़ मदद कर दे, कर लीजिए, लेकिन कम से कम एटलीस्ट गल्ला उसके हाथ ना आए। यदि 10 रुपया भी आपको देना तो आप ले, 10 रुपया भी देना तो आपसे ले। बच्चों को इस मानना नहीं कि इतने रुपये में ये चीज़ मिलता है। मेरा तो मानना है कि 10वीं या 12वीं तक तो उनको ये पता भी नहीं चलना चाहिए। उनको बस एक पता होना चाहिए कि पैसा एक चिड़िया है, जिससे कुछ चीज़ खरीदी जा सकती है। बस इस कितना पैसा किस चीज़ में लगता है, इतना उनको नहीं पता चलने दीजिए, ताकि उनको इस बात का फ़ील हो कि यार कमाना है, लाइफ में कुछ करना पड़ेगा ज़रूरी। यदि हमको कुछ अपनी इच्छा पूरी करनी है, तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। नहीं तो पापा-मम्मी के पैसे इतने नहीं हैं कि वो हमारी सारी इच्छा पूरी हो जाए। तो वो एक अंदर से मोटिवेट होता है कि उनको चीज़ों को अपने लिए प्रेरित और एक बार खत्म आगे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ शेप देना होता है, वो आगे चलता चला जाता है। तो मैं सारे गार्जियन से ये रिक्वेस्ट करूँगा, पढ़ाएँ बच्चों को, कभी उन पे ये प्रेशर ना दें कि जॉब ही करना है। पढ़ने के बाद उनको बिज़नेस करना है, बिज़नेस करने दीजिए, जॉब करना है, जॉब करने दीजिए और 12वां तक तो एकदम से पैसा उनके हाथ में जो भी कुछ खरीदना है आप खरीदिए, उनको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से आपने जिस तरीके से शिक्षा के महत्व को समझाया है, चाहे प्रोफेशन कोई भी हो, जॉब हो, बिजनेस हो या किसी भी फील्ड में हो, शिक्षा का महत्व कभी कम हो नहीं सकता है। और निश्चित रूप से एक पढ़े लिखे जो बच्चे बिजनेस करेंगे, उसका करने का स्टाइल, उनका करने का सोच काफ़ी डिफरेंट होगा। और आपने बहुत ही सही जानकारी दी कि हमारे जब बच्चे पढ़ते भी हैं और दुकान में भी बैठते हैं, तो उनको जब पैसे की आदत लगती है तो फिर वो पढ़ाई में कम रुचि रखते हैं। तो जो पढ़ने का समय है, निश्चित रूप से पढ़ने के समय में उनको पढ़ाई करना चाहिए। प्रोफेशन कोई भी हो, शिक्षा का महत्व को कम करके आका नहीं जा सकता है। और आपने इतने विस्तार से आप जो बातें बता रहे हैं वो आप अपने एक्सपीरियंस से, आप अपने दिल से बातें बता रहे हैं और निश्चित रूप से समाज को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। लगता है इनके नेटवर्क में कुछ इश्यूज है। तो उमा शंकर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी अगला सवाल कि आपको ये ऑनलाइन कार्यक्रम में आप आए, हमारी कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काफी लोग हमसे जुड़े हुए हैं हमारी कम्युनिटी के। तो आपकी क्या राय है ग्लोबल माहौरी संवाद इस कार्यक्रम के बारे में? आपकी क्या राय है? आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे जिससे हम इस प्रोग्राम को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें? निसंदेह अच्छा आइडिया है। आप जैसे इनको अधिक से अधिक लोग जुड़े हैं और मेरा मानना है कि हर एक उम्र वर्ग के लोग जुड़ें, हर एक एज ग्रुप के लोग इसमें जुड़ें, ताकि वो सीख सकें कि मतलब क्या लोग हैं। कुछ लोग बिजनेस में हैं, कुछ लोग जॉब में हैं, कुछ लोग अपने-अपने एंटरप्रेन्योर्स में अच्छा कर रहे हैं। तो वो सब एक दूसरे के बारे में जानें और बहुत सारे लोग हैं हमारे आस-पास हैं, हर एक तरह के लोग हैं। मतलब बिज़नेस में उन्होंने अच्छा किया है, जैसे एक फैमिली को मैं जानता हूँ, जैसे वहाँ पे
दिलीप जी हैं, तो उन्होंने देखा कि वो शेखपुरा से आए और उन्होंने ठीक-ठाक बिज़नेस एस्टेब्लिश किया है दिल्ली में। तो बहुत सारे लोग हैं, अ, बहुत सारे सिविल सर्वेंट में हैं। राजकुमार सर की घटना मैंने जब कल आप डेमो का चल रहा था तो मैंने बताया कि कैसे राजकुमार सर बहुत सीनियर ऑफिसर हैं और यूपीएससी से ही पास हो रखे हैं। बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं, इवन कि मैं भी नहीं जानता था। मेरी मतलब 5 साल की सर्विस के बाद मैं उनको जाना कि सर यहाँ पे राजकुमार सर हैं यहाँ पे दिल्ली में। तो ये भी एक समस्या है कि मतलब लोग हैं, लोग उनके बारे में जानते नहीं हैं। तो यदि इस ढंग का जो कार्यक्रम है, लोगों को जानने में मदद मिलेगी। मतलब हाँ, हमारे कम्युनिटी के और भी सारे लोग हैं, उनके जो विचार हैं, उनकी जो सोच है, उनसे यदि हम अवगत होते हैं तो हम सबको फ़ायदा होगा, निसंदेह फ़ायदा होगा। जी, बिल्कुल। आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे जिससे हम अपना इस कार्यक्रम को और इम्प्रूव कर सकें और बेहतर बना सकें इसको? वर्षा जी, मैं नहीं जानता कि कितना मतलब फ़ेसबुक पे या जितने बाकी साइट्स हैं, जो भी सोशल नेटवर्किंग के अपने प्लेटफ़ॉर्म हैं, उस पे कितने अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है ये पूरा चीज़। लेकिन मैंने देखा है कि जो फ़ेसबुक है आपका, उस पे भी मैसेजेस चल रहे थे, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी चल रहा था। इसी ढंग से मतलब इसका आउटरीच होना चाहिए, मतलब इतना अधिक से अधिक कि कम से कम लोगों के पास लिंक पहुँचे, लोग जाने कि इस ढंग का कोई कार्यक्रम है, ताकि लोग अपने आप उसमें जुड़े, इंटरेस्ट से जुड़े कि हाँ, महीने में एक बार हम जुड़ के देखते हैं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। जैसे जितने अपने जी, अलग-अलग बिल्कुल। हमारा मोहरी मंडल का अलग-अलग, जैसे कोई कलकत्ता में है, कोई बंगलोर में है, कोई दिल्ली का बना रखा है, तो उनमें आपस में नेटवर्किंग अच्छी हो, उन सब तक जाए ये बात, ताकि वो फर्दर आगे फैला सकें चीज़ों को कि हाँ, इस ढंग का कोई एक कार्यक्रम चल रहा है, जिससे आप जुड़िए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम निरंतर ये प्रयास करते रहते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम और अच्छे से हम लोग कर पाएँ। दिन पे दिन हमारा प्रयास यही रहता है। ये इस बार का दूसरा एपिसोड है, तो इसलिए थोड़ी इम्प्रूवमेंट का तो एनीवेज़ हमेशा ही स्कोप रहता ही है आगे। आपने हमारे युवा को काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें बताई। आई होप सब लोग आपकी बातें अच्छे से सुने हैं। सारे पेरेंट्स आपके आपकी बातों पर अमल करें और कोशिश कर मतलब यही सबका यही मेन इंटेंशन रहे कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सके, भले वो बिज़नेस फील्ड में जाएँ या जॉब में जाएँ, बट सबको एजुकेशन बराबर मिलती रहे और अच्छी एजुकेशन से इंसान का पर्सनैलिटी भी ग्रो करता है, उनका प्रोस्पेक्ट भी वाइडर बनता है। तो आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई। सर आपसे एक निजी सवाल करना चाहूँगी कि क्या आप डीसीपी हैं, ऑब्वियसली आपका जॉब फील्ड में आपका रुतबा तो बहुत अच्छा रहता होगा। पर क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि आपका रुतबा बहुत अच्छा होगा जॉब फील्ड में, बट आपका घर पर किस तरह का आपका माहौल रहता है? मतलब घर पर ज़्यादा किसकी ज़्यादा चलती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, घर तो घरवाले का ही होता है। हम तो गेस्ट के रूप में ही जाते हैं वहाँ। ईमानदारी यही है कि मतलब हमारे सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो पुरुषों का ज़्यादा वर्चस्व होता है। बट ये कभी सोचने की बात नहीं होनी चाहिए। आप चूँकि आपका जो फ्यूचर है यानी बच्चे हैं, वो सबसे ज़्यादा समय अपनी माँ के साथ देते हैं। तो जब आप एक पॉजिटिव माहौल जब तक घर में नहीं बनाएँगे, आप जो महिलाएँ हैं उनको प्राथमिकता नहीं देंगे, उनको मतलब एम्पावर्ड नहीं करेंगे, तो जब तक आप आपका जो फ्यूचर है उसके एम्पावरमेंट में दिक्कत आएगी। तो मैं तो यही है कि घर जो रुतबा हो सकता है शहर में आप आपके जुडिशल एरिया में, वो यहाँ तक सीमित है। घर घर है और ऑफिस ऑफिस है। घर और उसमें कोई जोड़ नहीं कि हम इतने बड़े पद पे हैं या इतने छोटे पद पे हैं तो वहाँ पे आपको क्या उसमें होना नहीं चाहिए। और मतलब सबसे बड़ा है कि आप जितना अच्छा पॉजिटिव माहौल रहेगा, तो स्वाभाविक एक ही चीज़ है कि आपका जो फ्यूचर है वो आपके घर में है। तो उसपे तो अलग नज़रिए से आपको देखना होगा, सॉफ्ट होना होगा, तभी जब अच्छा सोच सकते हैं। सॉरी, मेरा थोड़ा यहाँ पे डिसकनेक्ट हो गया था बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पावर ऑफ हो गया था। अभी जस्ट हम कनेक्ट हुए हैं। तो उमा शंकर जी ने आपने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। आपने बताया कि आपको आपकी जो हॉबीज है वो है कुकिंग और फोटोग्राफी। तो मेरा सवाल है आपसे कि आ, आ,
आप अपने आपको कुकिंग में क्या डिशेस बनाना पसंद है, और आपकी फैमिली में सबसे जो फेवरेट डिशेज हैं जो आप बनाते हैं वो सबसे ज़्यादा किन को पसंद है, और फोटोग्राफी का शौक आप कैसे पूरा करते हैं? फोटोग्राफी तो नहीं कर पाते, शौक रहा फोटोग्राफी का। मैंने डीएसएलआर कैमरा भी लिया, बट समय नहीं मिल पाता, तो बार बार भूल जाता हूँ कि टेक्निकल सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, कुकिंग में लगातार कोशिश करता हूँ, और ईमानदारी ये है कि कोई खास डिश नहीं बनाता। हम भी नॉर्मली होता है कि जब भी जैसे फ्री टाइम होता बैठे, जैसे खासकर संडे को कई बार कोई कॉल वॉल नहीं आती, तो कहीं नहीं जाना होता, घर में बैठे तो यूट्यूब लगाया, कोई चीज़ देखी और बनाया। अच्छा बना बुरा बना वो अलग चीज़ है, बट कोई एक पर्टिकुलर डिश पे नहीं, क्योंकि वो डिश तो कभी अच्छा बन नहीं सकता कि यही डिश मैं बार बार बनाऊंगा, कभी हो नहीं सकता। तो ये होता है। लेकिन हाँ, लगातार कोशिश होती है कि अलग अलग चीज़ें, जब भी जैसे घर में बैठे हों तो देखना, फिर बच्चों को टेस्ट कराते हैं, वाइफ टेस्ट करती हैं, फिर मतलब अ, थोड़ा सा होता है कि हाँ चलो आज कुछ नया बना है, बस ये होता है, कुछ नहीं। जितना भी नहीं, बिल्कुल मैंने बिल्कुल। तो मैंने शुरू किया है। हाँ सर, बताइए। हाँ, जैसे जैसे अभी शुरू किया, मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि एक बार यूट्यूब से आप लोग जुड़े होते हैं, एक सात्विक मूवमेंट करके एक चैनल है, वो बिल्कुल अलग टाइप का खाना दिखाता है कि आप उसमें विदाउट ऑयल और विदाउट सारी चीज़ें कैसे बना सकते हैं। नॉर्मली वही खाने की प्रवृत्ति हम लोग को रही है, बट हम लोग ज़्यादा उसको मसाला और तेल कर देते हैं, तो उसमें सब चीज़ वही सारी तरीका, वही टेस्ट के साथ उसने बड़ा नेचुरल तरीके से सिखाया है। तो हम जैसे नॉर्मली हमारी कम्युनिटी में हेल्थ का जिनका प्रॉब्लम होता है ज़्यादा मसाला और तेल खाने से, तो मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि वो चैनल ज़रूर देखिए। सात्विक मूवमेंट करके एक चैनल है यूट्यूब पे, उसमें सब खाने का इतना अच्छे से जो भी उसकी टीम है, मतलब सिखाती है कि मतलब बिल्कुल आप कैसे बिल्कुल सात्विक खाना और अच्छे तरीके से खा सकते हैं। बहुत बढ़िया रोचक जानकारी आपने दी। आपने एक यूट्यूब चैनल के बारे में भी बताया लोगों को, और मेरे जैसे लोग, जो मेरा भी कुकिंग काफ़ी पैशन रहता है, पैशनेट रहता हूँ कुकिंग करने में, और संडे को और किसी भी छुट्टी में मैं भी कुकिंग करता हूँ, तो मैं भी आपके चैनल को ज़रूर फॉलो करूँगा, और हम भी देखेंगे बिना घी तेल और इन सब से भी कैसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाया जा सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने इन सारी जानकारी के लिए। और एक सवाल एम के संतोष जी का है कि सरकारी सेवा में रहते हुए समाज के लिए कुछ करने का अगर आपको मौका मिला, तो समाज के लिए आप खुद को किस तरह उपलब्ध करने की सोच रखते हैं, जिससे समाज को आपकी योग्यता का लाभ मिल सके? कोई प्लेटफॉर्म शुरू करें आप ऑनलाइन, जैसे ऑफलाइन तो बहुत मुश्किल होता है कि मैं पहुंच सकूं, लेकिन ऑनलाइन शुरू करें आप। कोई जैसे कोई भी शहर है, कोई भी शहर रख लीजिए, जैसे गिरिडीह है, नवादा है, पटना है, अभी इस ढंग से अभी युवा हैं, सब इकट्ठा होते हैं, और ऑनलाइन मुझे कुछ बोलना पड़ा, कुछ गाइड करने की ज़रूरत होती है, तो मैं कर सकता हूँ, ऑलवेज अवेलेबल हूँ। समय निकाल करके हम लोग संडे को किसी भी दिन बैठ सकते हैं इस ढंग के कार्यक्रम ऑनलाइन, क्योंकि कोरोना ने एक चीज़ सिखा दिया है एटलीस्ट, कि विदाउट मतलब फिजिकल अवेलेबिलिटी के भी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस ढंग का संवाद कभी भी हम कायम कर सकते हैं। अपने युवाओं के लिए कीजिए, किसी भी शहर के लिए, छोटे शहर के लिए कीजिए, बड़े शहर के लिए कीजिए, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ। और भी जो लोग इस ढंग के हमारे यंग लोग हैं, उनके साथ मैं अवेलेबल रह सकता हूँ, गाइड कर सकते हैं। आप मुझे यदि समय दे देंगे कि कौन सा बुक या कौन सी चीज़ें पढ़नी है पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए या किसी चीज़ के लिए, वो मैं गाइड कर सकता हूँ। तो मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ, यदि कोई करें किसी भी स्तर पे तो मेरी सेवा ले सकते हैं, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ। तो बहुत ही बढ़िया उमा शंकर जी, और मैं इसका प्रमाण भी दे सकता हूँ कि हमारी इनसे काफ़ी लंबे समय से इंटरेक्शन चल रही थी इस प्रोग्राम के बारे में, और उन्होंने काफ़ी नम्र पूर्वक इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, और हमें कभी भी मतलब ऐसा नहीं लगा कि हम किसी और से बात कर रहे हैं। ये हमारे ही समाज से, हमारे ही पारिवारिक सदस्य के रूप में है, और बहुत ही सहयोगी, बहुत ही हेल्पफुल पर्सनालिटी हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे सहयोग करने के लिए तैयार हैं। एक क्वेश्चन अमित बड़गवे जी का है, सर आज दिल्ली में कई कोचिंग संस्था यूपीएससी क्रैक इन 1 ईयर या 9 मंथ का बोर्ड लगाकर बैठी हुई है और विद्यार्थियों को भ्रमित करने का काम कर रही है। इन सब कोचिंग इंस्टीट्यूट से कैसे बचा जाए? देखिए, सबसे पहले यहाँ निसंदेह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं ये मानूंगा। मैं जैसे खुद दिल्ली आया,
जब आप नॉर्मली हम सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है मैगज़ीन हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, प्रतियोगिता दर्पण या इसी ढंग के सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल वगैरह मिलता है। उनका वाइड रीच है पूरे देश में। हिंदी मीडियम में तो कम से कम बहुत ही अच्छा है। तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वहाँ भी प्रचार करते हैं और ऐसा वो करते हैं कि जैसे उनके यहाँ से टॉप 100 बच्चे में से 20 बच्चे या 50 बच्चे उनके यहाँ के सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आप पार्टिकुलर किसी संस्था के बारे में इमेज बना लेते हैं। आप दिल्ली आते हैं एडमिशन लेने के लिए, पता चलता है जब आपने एडमिशन ले लिया, लाख 2 लाख रुपए दे दिए। हमारे समय में तो बहुत कम फीस होता था, 15,000 17,000 लगता था। तब भी ऐसे इंस्टीट्यूट एक पूरा पैकेज बना देते थे कि हम तो आपका प्री से लेकर के इंटरव्यू तक के सारे तैयारी करेंगे, हम भी 1 लाख रुपए लेंगे। जब बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट एक सब्जेक्ट का 15-20 हज़ार रुपये ले रहा होता था, तो भी ये 1 लाख का पैकेज बना देते। तब ना जाने कितने लाखों का पैकेज बना देते होंगे। तो मेरा सजेशन यही है, किसी भी बच्चे को यदि पढ़ना है, दिल्ली आके तैयारी करनी है, तो वो ऑलवेज पहले से डिसाइड करके ना आए दिल्ली कि अमुक कोचिंग में एडमिशन लेना है। पहले वो दिल्ली आ जाए, 2 महीने 3 महीने रह ले, रहने के बाद वो घूमेंगे, जो बुक शॉप्स हैं वहाँ पे बाकी तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनसे बात करेंगे, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि अभी कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट सब्जेक्ट वाइज है। जैसे जीएस, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट जीएस के बहुत अच्छे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अच्छे हैं। जैसे सोशियोलॉजी के लिए कोई अलग इंस्टीट्यूट है, ज्योग्राफी के लिए अलग इंस्टीट्यूट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग इंस्टीट्यूट है, हिस्ट्री जो पॉलिटिकल साइंस के लिए अलग इंस्टीट्यूट है। तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं। तो आप जब 2-3 महीने रह लेंगे, बिल्कुल आराम से आएँ, रहें जैसे नॉर्मल बच्चे रहते हैं, सारे बच्चे रहते हैं। बुक शॉप में आप डिस्कस कर लेंगे, कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप डिस्कशन कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे मिल जाएँगे, आपस में उनको चलता रहता है, पता भी चल जाता है कि मतलब कौन सा कोचिंग अभी अच्छा कर रहा है। तो आप अपने मीडियम के हिसाब से, जैसे जीएस का कोई इंस्टीट्यूट इंग्लिश हिंदी मीडियम के लिए बहुत अच्छा है, बट इंग्लिश मीडियम के लिए ठीक नहीं है। सिमिलरली कोई इंस्टीट्यूट इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत अच्छा है, हिंदी मीडियम के लिए ठीक नहीं है। तो आप बैठें वहाँ, आएँगे जब 2-3-4 महीना समय बिताएँगे, ऐसा नहीं है कि मैं वो समय खराब कर रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपको एग्ज़ामिनेशन देने का अभी मन है, आप 1 साल डिले कीजिए, क्योंकि अटेम्प्ट लिमिटेड हैं, कोई ज़रूरत नहीं है जल्दबाज़ी करने का। 1 साल हम एक्स्ट्रा लेंगे, बट अच्छा इंस्टीट्यूट में जाएँगे, अच्छी इंस्टीट्यूट में अच्छी पढ़ाई होती है, उसका लाभ मिलेगा। तो निश्चित रूप से उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा और काफ़ी अच्छा प्रश्न आपने पूछा भी। कई सारे हमारे स्टूडेंट जो बिहार से और हमारे समाज से आते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए, वो भ्रमित हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से उनको एक मार्गदर्शन जरूर मिला होगा कि किस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट का चुनाव करना है, कैसे एडमिशन लेना है और किस तरीके से तैयारी करनी है। और बहुत सारे सवाल हैं उमा शंकर जी, मैं क्या बताऊँ। सुनीति सेठ जी लिख रही हैं, यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है अपने समाज से मिलने का। रोहित बशक्यार जी लिख रहे हैं, बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हमारे यूथ के लिए। हिमांशु बदानी लिख रहे हैं, ग्लोबल मौरी संवाद का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके माध्यम से उमा शंकर जी को सुनने का और जानने का अवसर प्राप्त हुआ। आशीष कुमार लोहानी लिख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया प्रयास। अमित कुमार साहा लिख रहे हैं, आपने समाज की ज़मीनी बातें बताई हैं, बहुत अच्छा लगा। Gala will make acquaintance to Maori businessman. ग्लोबल मौरी संवाद मुन्ना बदानी जी निजी कारणों से, अच्छा कुछ है। तो काफ़ी सारे सवाल हैं। अच्छा, एक सवाल प्रदीप जी का भी बहुत अच्छा सवाल है और ये कॉमन प्रॉब्लम है। वो लिख रहे हैं कि वर्तमान समय में बच्चे को मोबाइल में काफ़ी समय बीतता है, इसके निराकरण का कुछ उपाय बताएं। प्रदीप कुमार जी, ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है और घर घर का सवाल है। हमारे बच्चे चाहे छोटे हों, बड़े हों, यूथ हों, आज ज़्यादा समय मोबाइल पे ही व्यतीत करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे उमा शंकर जी से कि अगर उनके पास कोई टिप्स हो तो बताएं, बच्चों का मोबाइल उनसे देखने का कम करने का क्या उपाय है। ईमानदारी यही है कि मैं खुद इसके लिए कम करने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि मैं सक्सेसफुल हो गया तो बता पाऊंगा। जैसे अभी लेटेस्ट मैंने अभी बताया कि मैं पूरा अपना एक पुराना मोबाइल निकाला हूँ, टच फोन, छोटा सा सैमसंग का। कि अब मैं कोशिश करूँगा कि अपना सिम उसमें डाल दूँ, ताकि मैं खुद कम से कम देखूँ। मतलब व्हाट्सएप के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए टैब से जुड़ जाऊँ, ताकि मोबाइल सारा समय हाथ में ना रहे। जो हाथ में मोबाइल रहता है वो टच फोन तो है, लेकिन बट अब वो आता नहीं है। दिक्कत यही है कि अब तो सारे स्मार्टफोन ही आते हैं, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप जैसे कॉल के लिए फ़ोन उठाते हैं, कोई व्हाट्सएप मैसेज आया रहता है, वो व्हाट्सएप मैसेज देखते हैं, फिर उस व्हाट्सएप मैसेज में कोई ज्ञान दिया रहता है, आप उसको क्लिक कर लेते हैं, फिर आप भटकते चले जाते हैं। तो इसका तो कोई उपाय है नहीं कि बस अपने आप को जितना रिस्ट्रेन करें
हाँ, निसंदेह नंबर ऑफ स्क्रीन कम कर दें घर पे। नंबर ऑफ स्क्रीन का महत्व है, यदि आप लिमिट कर सकें घर में, तो वो फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए। जैसे आप घर में 10 मोबाइल है, 5 मोबाइल है, 5 लोग हैं, 5 मोबाइल है, सारा ओपन होता है, बच्चे सब एक ने छीन लिया, दूसरे मोबाइल में पहुँच जाते हैं, दूसरे ने छीन लिया, तीसरे मोबाइल के पास पहुँच हो जाते हैं। तो हम लोगों ने घर में कोशिश ये करी है कि लॉक रखें, 1 या 2 फ़ोन का ही पासवर्ड बच्चों को पता है, वहाँ तक वो पहुँचते हैं। लेकिन ईमानदारी है कि वो भी बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ तक कि भी आप सारा समय नहीं रह पाते। हम खुद अपने मोबाइल में जुड़े रहते हैं, बच्चे अलग अपने मोबाइल में जुड़े रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर में आप बेडरूम में बैठे हैं, बच्चे अलग मोबाइल पे हैं, वाइफ़ अलग मोबाइल पे है, मैं अलग मोबाइल पे हूँ। तो ये तो है, अब ये समाज की अनिवार्य हिस्सा बन गया मोबाइल। तो लोग डिजिटल डिटॉक्स की बात करने लग जाते हैं, कैसे डिटॉक्स करें। तो बहुत ही अच्छा आपने कुछ उपाय भी बताया, जैसे स्क्रीन कम करना, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से जिन्होंने भी ये सवाल पूछा है वो भी इस उपाय को करके देखें, स्क्रीन कम करें, घर में 4 मोबाइल की जगह 2 मोबाइल ऑन रखें। बहुत ही बढ़िया। और एक आखिरी सवाल उमा शंकर जी आपसे, और समय की पाबंदी है, तो मैं इसी आखिरी सवाल के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे कि आप अपने खाली समय को कैसे बिताना पसंद करते हैं। यदि कोई रोचक इंसिडेंट या कोई ऐसा कोई लाइफ में पर्सनल या प्रोफेशनल हो तो हम हमारे साथ शेयर करें, और उसके बाद फिर हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। हाँ, निसंदेह समाप्त करने से पहले एक बात मैं अपने तरफ से बताना चाहूँगा, उस बात पे बात नहीं हुई जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। है शादियों का। कई बार मैं कई व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हूँ, उस पे लोग बहस करते हैं कि देखो लड़कियाँ अच्छी कर जाती हैं, उसके बाद दूसरे कम्युनिटी में चली जाती है, या लड़के अच्छा कर जाते हैं, उनकी शादियाँ भी दूसरे कम्युनिटी में हो जाती है। नॉर्मली हम इस पे सोचते नहीं हैं, सोचना चाहिए। एक जो चीज़ है मैं आपको बताता हूँ, जैसे खुद मेरा सिलेक्शन हुआ, तो अब क्या होता है कि अपनी चूँकि स्वाभाविक से अपनी कम्युनिटी भी थोड़ी छोटी है, बहुत सारे कम लोग बिज़नेस में मतलब इस ढंग के, जैसे आप देखेंगे जब आप सिविल सर्विस में सेलेक्ट हो गए या कोई अच्छी सर्विसेज में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो बहुत अच्छे-अच्छे इंडस्ट्रियल जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनके यहाँ से रिलेशन आ जाते हैं, या फिर अच्छी सर्विसेज में लोग होते हैं, उनके यहाँ से आ जाते हैं। लेकिन जब मैं अब मैं देखता हूँ, जैसे जब मैं उस समय था, तो मैं अपने आप को किसी ढंग से रोका नहीं कि मुझे कम्युनिटी के अंदर ही शादी करनी है। लेकिन जो ये आउटरीच जो है ना, मैं ईमानदारी से बताता हूँ, बच्चों के पास नहीं है। लड़कियाँ सेलेक्ट हो जाती हैं, अच्छा कर लेती हैं, उनके पास नहीं है, और लड़के भी उसी ढंग से सेलेक्ट कर जाते हैं। तो अब मैं देख रहा हूँ कि नहीं, हमारे तो कम्युनिटी में लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। सब कुछ आइसोलेशन में है, कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, कोई कोलकाता में है, कोई बंगलोर में है। अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे इंजीनियर्स हैं, अच्छी मतलब बिजनेसमैन में अच्छे-अच्छे लोग हैं। तो इस चीज़ को एक ढंग से किसी न किसी ढंग से एक प्लेटफ़ॉर्म पे ला कर के इतना मतलब वाइडर स्पेक्ट्रम में हो सब चीज़ें कि अवेलेबल हो, सूचना अवेलेबल हो। यदि कोई सोचे कि नहीं मुझे शादी करनी है, कोई भी लड़की का गार्जियन सोच रहा हो, तो वो उनके पास 50 ऑप्शंस हों, वो सोचे कि हाँ, सिमिलरली यदि कोई लड़का या लड़के गार्जियन सोच रहे हैं, तो उनके पास इन्फॉर्मेशन हो कि हाँ, इस ढंग की फैमिलीज़ हैं हमारे पास, तो हम एक-दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। ये नहीं है, मतलब डिस्पाइट मैं देखता हूँ बहुत एफर्ट हो रहे हैं, लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। इवन के एनसीआर के लिए उन्होंने अलग अलग ऐप बनाया, वो हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे थे सौरभ साहब, संयोग से कोरोना के समय में उनकी डेथ हो गई। वो बहुत अच्छा मोहरी ऐप जो उन्होंने बनाया था उसमें बहुत अच्छा होता। तो इस ढंग का भी कोई प्लेटफॉर्म है, उसको बहुत ही संजीदे तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको फैलाने की जरूरत है। कोई इसलिए नहीं कि शादी विवाह के लिए है, कोई भी सब लोग उसमें, चाहे मैं देखता हूँ एक प्राथमिकता बन जाती है जॉब। जॉब नहीं, जॉब से कोई मतलब नहीं है। आप असली चीज़ है, मैं तो यही बोलता है कि जॉब भी सिर्फ अट्रैक्ट करता है लाइफ़स्टाइल के कारण। यदि हम अपने मतलब बिज़नेसमैन फैमिली भी हमारी जितनी है, अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कर ले, जैसे जो विद सिस्टमैटिक और अच्छे तरीके से, तो सब कुछ अट्रैक्टिव है। मतलब आप कभी सोच रहे कि आप जॉब की तरफ भागते हैं, जॉब की तरफ भागने की ज़रूरत ही नहीं। बिज़नेसमैन अच्छी फैमिली है, सारे लोग बिज़नेस में शादी कर सकते हैं, जॉब में भी कर सकते हैं, वाइस वर्सा सब कुछ हो सकता है। लेकिन क्या है ना कि एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म हो जिसपे बहुत अधिक से अधिक मतलब पैन इंडिया इन्फॉर्मेशन हो कि हाँ, यहाँ पे इस ढंग की फैमिली है, तो लोग एक-दूसरे से टच में रहें, मिलें, तो अच्छा चीज़ हो सकती है। और जहाँ तक मेरे लिए खाली समय बिताने की बात है, तो कम समय मिलता है तो मैं तो सो के ही बिताता हूँ।
या फिर मोबाइल पे कुछ चीज़ें कोई नई चीज़ें सीखने का शौक है नहीं, जैसे कुछ भी नहीं नया है। साइंटिफिक हो रहा हो तो बहुत मुझे सीखने का शौक है। तो जैसे एलन मस्क बहुत पॉपुलर हैं, तो एलन मस्क की कोई चीज़ आती है तो मैं वो सीखता रहता हूँ। तो कुछ घंटे कोई ना कोई टॉपिक है जो मुझे नया चीज़ सिखाती है, तो मैं लगातार या तो बुक के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से जैसे मिल जाए, कोई आर्टिकल मिल जाता है यूट्यूब चैनल से या किसी जैसे भी मैगज़ीन में है, कोई इंटरनेशनल आर्टिकल में, तो कुछ नई चीज़ें हैं, मैं ऑलवेज़ जब खाली होता हूँ तो वो चीज़ें सीखने का प्रयास करता हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद उमा शंकर जी, आपने इतना डिटेल में सामाजिक जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके बारे में आपने काफ़ी स्पष्ट रूप से हमारे समाज के सामने रखा। आपने सारे प्रश्नों का बहुत ही सटीक जवाब दिया। लोग, हमारे यंगस्टर्स, हमारे बच्चे, हमारे समाज के लोग ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे आपके इस इंटरेक्शन से। और ग्लोबल मोहरी संवाद जाने अपनों का कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि जो लोग छिपे हुए, जो हमारे हीरे हैं, उनको सामने लेकर आना और समाज में वैसे लोगों से मार्गदर्शन कराना जो अपनी लाइफ में ऑलरेडी किसी मुकाम पे हैं और उन्होंने किन किन स्ट्रगल को पार करके आज इस मुकाम को हासिल किया है। और आज एक अश्विनी कुमार जी का मैं लास्ट सवाल लेकर के मैं इस प्रोग्राम का समापन करूंगा और उसके बाद वर्षा जी कुछ कहना चाहेंगी। अश्विनी जी का सवाल है, हमारे समाज में व्यापार की बहुलता है, उन्हें ये बातें अच्छी लगी होंगी कि पढ़ लिख कर व्यापार करना भी सम्मानजनक है। अब वे एक अलग उत्साह के साथ अपने व्यापार को नई ऊंचाइयां देने में लग जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। मतलब देखिए, ये एक संदेश गया है समाज में कि पढ़ लिख करके लोग बिजनेसमैन करते हैं। मैं आपको अपने बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ उमा शंकर जी। मैंने भी 25 साल नौकरी करी है। मैंने इंडिया से बाहर भी जॉब किया है और मेरे लास्ट ईयर ही अफ्रीका से वापस आया हूँ। और आज मैं एक फैक्ट्री सेटअप किया है जहाँ पे करीब 30 लोग काम करते हैं। मैं एलईडी लाइट का इंडक्टर कंपोनेंट बनाता हूँ और मुझे जो सेटिस्फैक्शन लोगों को रोज़गार देने में आता है, हमें पैसे से नहीं आता। तो बहुत ही अच्छी बात है, पढ़ लिख कर अगर बिजनेस करेंगे तो उनकी सोच एक अलग ही होती है। और आपने इस बातों को बखूबी हमारे समाज के सामने रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। वर्षा जी, अगर आप कुछ कहना चाहें उसके बाद हम लोग प्रोग्राम का समापन करेंगे। जी बिल्कुल, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह उमाशंकर जी ने एजुकेशन पे काफी स्ट्रेस दिया, ये बहुत ही अच्छा असर करेगा, करना चाहिए हमारे लोगों पे, क्योंकि एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो किसी भी तरह से फुलफिल और दूसरे तरीके से नहीं किया जा सकता। अगर आप अच्छा अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देते हैं तो उससे अच्छा और उनके लिए कुछ गिफ्ट नहीं हो सकता, भले लड़की हो या लड़के हो। उनको अगर अच्छा एजुकेशन दिया जाए, ये ना सोचा जाए कि लड़की है तो इसके शादी के लिए हम सेव करें। बेटर है कि जो भी है उसके एजुकेशन पे स्पेंड करें, तो भले वो आगे जॉब करे ना करे, वो उसका अलग वो लाइफ अलग बाद का बात है। बट अगर वो अच्छी एजुकेटेड रहेगी तो अपने बच्चों को भी अच्छा एजुकेशन दे पाएगी और साथ साथ अपने घर के माहौल को भी अच्छा रख पाएगी। तो ये बात उमा शंकर जी ने काफी अच्छा बताया कि मेहनत करते रहना चाहिए और हमेशा एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। बस इसी के साथ मैं बस एक एक दो लाइन कहना चाहूंगी कि मेहनत इतना करो कि किस्मत भी तुम्हारा साथ देने को मजबूर हो जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो उमा शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके इस कीमती समय के थैंक लिए यू। और हमारे चैनल ग्लोबल मोहरी संवाद जाने अपनों के कार्यक्रम को इतना रोचक और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और निश्चित रूप से हमारे समाज को एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन और प्रेरणा मिला होगा। तो थैंक यू सो मच। और हमारे जुड़े हुए सभी तमाम जो हमारे ग्लोबल मोहरी संवाद के पेज से जुड़े हुए जो तमाम दर्शक हैं, जो हमसे अभी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने भी अपना कीमती समय निकाला और हमारे जो गेस्ट हैं उनकी बातों को सुना और निश्चित रूप से अपने लाइफ में उसको शामिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच उमा शंकर जी। थैंक यू सो मच। जय मामा। जय माँ मथुरासनी।